डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं सेल बायोलॉजी 11th क्लास की। एनसीईआरटी बायोलॉजी में से ही आपकी नीट के एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं और नीट की एग्ज़ाम के साथ साथ जो स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी एनसीईआरटी की बुक्स जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरा जो तरीका रहेगा आपको पढ़ाने का वह है पेज टू पेज, यानी कि प्रत्येक पेज से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, क्या खास बातें हैं, उन सब बातों को आपके सामने लेकर के आएंगे और प्रश्न एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान में रखना। तो देखिए, आज की क्लास में पेज नंबर 125, 26 और 27 कौन कौन से पेज नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। 125 नंबर पेज से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, 126 नंबर के पेज से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और 127 नंबर पेज से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों की आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, शेयर करेंगे, आपको याद करवाएंगे। देखिए क्या कहती है एनसीईआरटी का 125वें नंबर का पेज क्या कहता है कि जो सेल जो होती है, सब पता है, आप लोग सब जानते हैं सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी या लाइफ। आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव जो होता है ना, उसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जो होती है वह क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। संरचनात्मक इकाई है और क्रियात्मक इकाई है, उसको क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, सेल कहेंगे। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्या, सेल। ठीक है, इसके बाद कोशिका सिद्धांत के बारे में वह बताता है, अपने को ध्यान में रखना है। आप पढ़ ही रहे होंगे एल थ्योरी क्या है, कब दी गई, क्या गलत कर सकते हो, उसकी हम चर्चा करेंगे। 1838-39 में सेल थ्योरी दी गई। 1838 व 39 में कोशिका सिद्धांत दिया गया। कब दिया गया, 1838 में, 1839 में। किसके द्वारा दिया गया, तो दो वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान, ध्यान में रखेंगे सॉरी, स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिकों ने क्या दिया भाई, कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी दी। प्रश्न क्या बनता है ये नहीं पूछा जाता भाई, सब जानते हैं 1838-39 में दी, ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, जर्मनी का कौन था, स्लाइडेन था। क्या था, बोटेनिस्ट था। ये ध्यान में रखना है, ये बात ध्यान में रखनी है। बोटेनिस्ट था, जर्मनी का कौन था, स्लाइडेन था। और स्वान जो है वह क्या था, ब्रिटेन का था और जूलॉजिस्ट था। यहां पे फोकस करना है, याद रखना, प्रश्न यहां से पूछा गया है नीट में, फर्स्ट ग्रेड में, कॉलेज लेक्चरर में। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्लाइडेन जो था वो जर्मनी का रहने वाला था और वनस्पति वैज्ञानिक था, और थियोडर स्वान जो था वो ब्रिटेन का रहने वाला था और जूलॉजिस्ट था। भाई ये वनस्पति शास्त्री बोटेनिस्ट था ना, तो स्लाइडेन ने पेड़ पौधों के बारे में स्टडी की और स्वान ने जंतुओं के बारे में स्टडी की। दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्वान, ये स्लाइडेन तो पहुंचा कि पादपों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और स्वान जो पहुंचा वह उसने क्या बताया कि जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे, ये बात ध्यान में रखना। तो ये सिद्धांत कहलाता है कोशिका सिद्धांत। क्या हो गया कि जंतुओं व पादपों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह किसने कहा, स्लाइडेन व स्वान ने। अब क्या खास बात नीट में पूछ सकते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए कि सेंटेंस देते हैं कि यह सेंटेंस किसने कहा। कोशिका सिद्धांत आपने पढ़ लिया, कमी क्या थी, वो इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए, कोशिका सिद्धांत की कमी क्या है, इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए कि नई कोशिकाएं कहां से उत्पन्न होती हैं, नई कोशिकाओं का उत्पादन कहां से होता है, इस बात को वो समझा नहीं पाए। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न जो हैं इनके ऊपर भी आपको फोकस करने की जरूरत है। पौधे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ये किसने कहा, ये आप एकदम सही कर देंगे। कब, जब आपको पता होगा कि मैथियस स्लाइडेन जो थे वो वनस्पति शास्त्री थे, बोटेनिस्ट थे, तो मैथियस स्लाइडेन ने यह बात बताई। फिर कोशिकाओं के बाहर, देखो खास बात देखना, कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत होती है, कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे वर्तमान में जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। ये किसने कहा, ये देखिए जीवद्रव्य झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस होती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। किसने कहा, थियोडर स्वान ने। ये सेंटेंस कोशिका सिद्धांत के तहत आप स्टडी कर रहे हैं कि कोशिका के बाहर एक पतली परत मिलती है। ठीक है भाई, खोज तो 1665 में ही कर दी थी, किसने,
कोशिका की खोज किसने कर दी थी? रॉबर्ट हुक ने कर दी थी 1665 में ही। लेकिन ये एक बात और बता रहा है थियोडर स्वान जीवद्रव्य झिल्ली के बारे में कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे वर्तमान में जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। ये किसका कथन है? ऑप्शन में स्लाइडेन मिले, स्वान मिले, स्लाइडेन व स्वान मिले या और रॉबर्ट ब्राउन मिले, तो किस पे टिक लगाना है? थियोडर स्वान पे टिक लगाना है, यह है इसने कहा। फिर नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। देखो पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनमें क्या मिलती है बच्चा? कोशिका भित्ति मिलती है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल मिलती है। यह सेंटेंस भी किसका है? गलत मत कर देना। थियोडर स्वान, क्या खास बात है? यहां स्वान पे कोई टिक नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि स्वान क्या है? जंतु शास्त्री है। बता रहा क्या रहा है? कोशिका भित्ति के बारे में, सेल वॉल के बारे में बता रहा है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। यह है बढ़िया प्रश्न है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पादप कोशिकाओं में सेल वॉल पाई जाती है। यह कथन किसका है? आपको टिक लगाना पड़े, इस प्रकार के ऑप्शन मिलें तो आप स्वान पे टिक लगाना। ठीक है, अब और देखिए, प्राणियों एवं पादपों का शरीर, प्राणियों एवं पादपों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह किसने कहा? प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो सेल्स से मिलकर बनी होती है। यह किसने कहा? थियोडर स्वान ने कहा। यह ध्यान में रखना, पादप व जंतु दोनों को मिलाकर ये पूछे कि इनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो ये किसने कहा? तो आप ध्यान में रखना, थियोडर स्वान ने ये कहा। ठीक है, अलग अलग पूछे कि पादपों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो यह किसने कहा? इस सेल थ्योरी के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं, मैथियस स्लाइडेन ने कहा, 1838 में कहा। जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यह किसने कहा? थियोडर स्वान ने कहा। और पादप व जंतु दोनों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो इसके लिए एकदम एग्जैक्ट जो साइंटिस्ट है वह कौन सा है? थियोडर स्वान है। नेक्स्ट चलते हैं, अगले पेज में क्या कह रहा है? 125 से 26 और 27 पेज नंबर हम पढ़ रहे हैं। ये रुडोल्फ विर्चोव है। क्या है? रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में दो बातें बताई। ध्यान में रखना, प्रश्न बनता है। रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में दो बातें बताई हैं। क्या? कि सेल जो होती है ना वो डिवाइडेड होती हैं। ये खास बात देखिए, कौन सा कथन रुडोल्फ विर्चोव ने नहीं बताया। एक ये बात बता दी, सेल डिवाइडेड, कोशिकाएं विभाजित होती हैं, कोशिकाएं विभाजित होती हैं। दूसरी बात, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। नई सेल जो होती है वो पहले की जो पूर्व में उपस्थित कोशिकाएं जो होती हैं, पहले वाली कोशिकाएं जो होती हैं, उन्हीं से नई सेल का निर्माण होता है। किसके द्वारा? सेल डिवीजन के द्वारा। ये बात कौन स्पष्ट करता है? रुडोल्फ विर्चोव 1855 में स्पष्ट करता है। कोशिका सिद्धांत की कमी को दूर करने वाला वैज्ञानिक कौन है बच्चा? तो आप बताएंगे रुडोल्फ विर्चोव जो है वह कोशिका सिद्धांत की कमी को दूर करने वाला साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या कहा कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। यह कहा रुडोल्फ विर्चोव ने। कब कहा? 1855 में। तो इसका एक और जो रूपांतरण है वह क्या है? यह भी ध्यान में रखना, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ये ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ये सेंटेंस जो है यह भी किसका है बच्चा? रुडोल्फ विर्चोव। ध्यान में रखना, रुडोल्फ विर्चोव। इसका अर्थ यही होता है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। इस प्रकार यह कोशिका सिद्धांत पूरा होता है कब? जब रुडोल्फ विर्चोव ने यह बात बताई। पहली बात क्या हो गई कि सभी जीव, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कोशिकाओं से बनते हैं या फिर इनके उत्पादों से बनते हैं, सेल्स या इन इट्स प्रोडक्ट्स। कोशिकाएं या इनके उत्पादों से मिलकर जीव का निर्माण होता है। दूसरी बात क्या है? ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी कोशिकाएं जो होती है वो पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही बनती हैं। यह है कोशिका सिद्धांत की दो खास बातें हैं। तो प्रत्येक पेज की खास बातें आप लोगों के सामने हम लेकर के आ रहे हैं। अगली क्लास आप देखेंगे, देखिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में आप बहुत ज़्यादा जानते हैं और बहुत ज़्यादा और बताएंगे। लेकिन इस पेज में
क्या खास बात है इस पेज में ये है कि ये जो वर्ड्स जो है ना वो सबसे पहले उनका सुझाव दिया था, सुझाव कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का जो सुझाव दिया था इन शब्दों का, वह किसने दिया? हैंस रिश 1960 में। हाँ भाई, इसको लागू कर दे। और ये शब्द बना किसने दिए थे? नोमेनक्लेचर, नामकरण किसने कर दिया था इन शब्दों का? किसके द्वारा? चेटन ने 1937 में इन शब्दों, ये शब्द जो होते हैं और ये नाम जो है इनका रखा प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक। बहुत बार ध्यान में रखना, चेटन प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक जो शब्दों का नोमेनक्लेचर किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम चेटन के द्वारा 1937 में। और ये सजेस्टेड किए गए कि हाँ इसको आप यूज ले सकते हो। कब? किसने? हैंस रिश 1960 में। ये ध्यान में रखना। अब एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, नीट में बहुत बार पूछा जा सकता है कि कौन सी कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल है उसके होते हैं, नहीं है पूछा जाता है। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, और ब्लू ग्रेन एल्गी या साइनोफाइसी भी आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइनोफाइसी के सदस्य जो होते हैं वो उनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। PPLO पूरा नाम क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म किसका पूरा नाम है? PPLO का पूरा नाम है। ये सभी क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। क्या खास बात होती है प्रोकैरियोटिक सेल, इनको क्यों कहते हैं आप लोग जानते हैं, फिर भी अपन सीधी सी बात ध्यान में रखेंगे कि इनमें जो ये जो सेल जो होती है इनमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या एब्सेंट होती है बच्चा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ये ध्यान में रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें पहली बात, खास बात कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें नहीं पाई जाती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं पाई जाती है। और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज जो होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, अंतःपृथ्वी जालिका है, ठीक है, ये सारे, क्लोरोप्लास्ट है, ये सारे इनमें नहीं पाए जाते हैं। ये ध्यान में रखना। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। खास बात क्या है, किसके आधार पर प्रोकैरियोटिक कहते हैं? इनमें प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब आद्य, पुराना, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें केंद्रक के चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं है और आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो कोशिका में बिखरा रहता है। आनुवंशिक पदार्थ कोशिका में बिखरा रहता है, कोई इसका मैनेजमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको, इस प्रकार की सेल्स को अपन क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, जिसमें झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हों। ठीक है, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रेन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा और PPLO है। यह भी आपकी NCERT की बुक का पेज नंबर 126 बताता है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट आप ध्यान से देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। कि ग्राम नामक जो साइंटिस्ट था, ग्रेम जिसको अपन कह सकते हैं, उन्होंने एक अभिरंजक बनाया। ठीक है, अभिरंजक बनाया। उस अभिरंजक में जो बैक्टीरिया अभिरंजित हो जाते हैं, जो उसके रंग में रंग जाते हैं, उनको ग्राम बैक्टीरिया, पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा गया। और जिनके ऊपर इसका कोई अभिरंजक का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जो इनके रंग में नहीं रंगते हैं अभिरंजक में, उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा गया। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये समथिंग एक्स्ट्रा है, आपकी NCERT की बुक में ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ई कोलाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, क्लेबिसिएला निमोनिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, सूडोमोनास एरुगिनोसा, सूडोमोनास एरिगुनोसा जो होता है वह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। नेगेटिव कौन सा है? बेसिलस मेगाटेरियम, बेसिलस मेगाटेरियम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ग्राम नेगेटिव है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन ग्राम नेगेटिव है। सारा याद नहीं करो तो ये तो ध्यान में रखना, ई कोलाई है ग्राम पॉजिटिव और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है
वह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इतना आपको मालूम पड़ गया। ये भी बात आप ध्यान में रखना, आपके पेज में लिख रखी है कि माइकोप्लाज्मा जो होता है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है? माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है। अब नेक्स्ट और देखिए आप कि डिस्कवरी की कोशिका जो होती है उसमें किस ऑर्गेनेलिज की खोज किसने की है? तो ये भी आपकी एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छा बताती है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जीवित कोशिका की खोज की ल्यूवेनहोक ने, कब? 1674 में। न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने, कब? 1831 में और 1804। मतलब एनसीईआरटी जो 9th क्लास की बुक है उसमें 1831 बता रखा है और कुछ बुक्स 1804 भी बता रखी हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? खोज तो की है कोलिकर ने, कब की है? 1857 में, जब भारत में क्रांति हो रही थी, ये माइटोकॉन्ड्रिया खोज रहे थे कोलिकर। बायोप्लास्ट नाम दिया आल्टमैन ने 1886 में। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया सी बेंडा ने। किसने दिया? सी बेंडा ने। अब और देखिए आगे, लाइसोसोम की खोज की डी डुवे ने 1955 में। माइक्रोबॉडीज की खोज की 1954 में। किसमें? पीसीटी का मतलब होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। किसने की? रोडीन ने। कब की? 1954 में। हिपेटिक पैंक्रिया पेरेनकाइमल सेल्स जो है उनमें खोज की र्यूलर एम बर्नार्ड ने, कब? 1956 में। मतलब खोज से संबंधित प्रश्न आए तो रोडीन ने माइक्रोबॉडीज की खोज की, कब की? 1954 में की। किसमें की? पीसीटी में की। समझ गए? नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी जो है उसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की, कब की? 1898 में की। और वैक्यूल्स रसधानियों की खोज ल्यूवेनहोक ने की 1676 में की। यह बात आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। इसका आकार कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। ये ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ी कोशिका है ओस्ट्रिच का एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका व्यास जो होता है 170 × 130 mm, लंबाई 15 सेंटीमीटर, डायामीटर 13 सेंटीमीटर। ध्यान में रखेंगे। सबसे लंबी कोशिका जो है वह है न्यूरॉन, 90-100 सेंटीमीटर, 10 से 25 माइक्रोमीटर। मनुष्य की आरबीसी का आकार जो होता है वह 7 माइक्रोमीटर होता है। जीवाणु कोशिका का आकार जो होता है लगभग 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। तो ये खास बातें थी पेज नंबर 125, 26 और 127 की। आप लोगों को समझ में आई होंगी। आप पढ़ें, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्लास जो है वह है इनके आगे से के पेजों से लेकर हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।